नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार के चुनावी समर में महागठबंधन की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ, लेकिन आपसी कलह खोलकर सामने आने लगी। कल तक तो सीट के नंबर को लेकर किचकिच थी, लेकिन अब आरजेडी की नजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर टिक गई। कुटुंबा सीट पर खबर है कि आरजेडी कुटुंबा सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की पारंपरिक सीट है और राजेश राम यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। कुटुंबा से आरजेडी का प्रत्याशी उतारने की अटकलों के बीच राजेश राम ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। मेरा कुटुंबा मेरे साथ है। हालांकि कुटुंबा इकलौती ऐसी सीट नहीं है जिसको लेकर आपस में इस तरह की लड़ाई चल रही है। कुल 10 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के 2-2 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। अब सवाल है कि महागठबंधन में यह चल क्या रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। महागठबंधन में आपसी खींचतान के बीच शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन के संयोजक तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जब ये पता चला जो महागठबंधन बिहार चुनाव में अब तक सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ रणनीति बना रहा है, उसी महागठबंधन की पार्टियां आपस में ही भिड़ गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि आपसी नूरा कुश्ती सतह पर आ चुकी है। ऐसे में सवाल है कि जो कोऑर्डिनेशन बनाई गई थी उसने बहुत देर तो नहीं करती, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। लड़ाई में हमें हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। पता नहीं जंग के मैदान में कौन सा साथी आपका साथ छोड़कर भाग जाए, पता नहीं आपका कौन सा सहयोगी दुश्मन की सेना से जा मिले और आपके साथ घात कर दे। भ्रष्टाचार अपराधियों की बहार वाली सरकार नहीं करेगा बिहार स्वीकार, अब बिहार करेगी नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार को स्वीकार। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रहा आरजेडी ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, पर सवाल है कि कैसे, जब आपस में ही सहयोगी भिड़ बैठे। पहले सिलसिलेवार तरीके से ये समझिए कि महागठबंधन का गुना गणित गड़बड़ा कहां रहा है। वैशाली में आरजेडी से अजय कुशवाहा के खिलाफ कांग्रेस ने संजीव कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। लालगंज में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा ताल ठोक रहे हैं। कहलगांव में आरजेडी उम्मीदवार रजनीश यादव के सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दे दिया है। वारसलीगंज में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने सिंबल दिया है। उनके सामने कांग्रेस के मंटन सिंह ने नामांकन कर दिया है। खुद को ए टीम बताने वाली कांग्रेस तेजस्वी यादव के सामने खूंटा गाड़कर बैठ गई है, जिससे विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस में ही नहीं है। वीआईपी ने तारापुर में सकलदेव बिंद को आरजेडी के अरुण साह के सामने उतार दिया है, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गौड़ा बौराम में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के सामने आरजेडी से अफजल अली खड़े हैं। आरजेडी से ही नहीं, वाम दल से भी कांग्रेस की लड़ाई खूब चर्चा में है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय के सामने कांग्रेस ने गरीब दास को उतार दिया है। राजापाकड़ में मोहित पासवान के सामने कांग्रेस की प्रतिमा दास है। घोसड़ा में सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के विरुद्ध कांग्रेस ने बीके रवि को टिकट दे दिया है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रसाद यादव के सामने कांग्रेस के उमैर खान ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के नेता तंज कस रहे हैं कि महागठबंधन की एकजुटता आपसी दुश्मनी में बदल गई है। तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने। पिछले चुनाव में लगभग इतनी ही सीटें कम थी, जिससे तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे, और इस बार उससे ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही भिड़ गए हैं।
लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यही कि आपसी भिड़ंत और खींचतान के बीच क्या तेजस्वी के सीएम बनने का सपना पूरा होगा या फिर नहीं। पटना संवाददाता संजय, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। महागठबंधन में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, क्या टूटने की कगार पर है महागठबंधन। जेएमएम तो अलग हो चुकी है, कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं, वीआईपी कुछ कह नहीं रही, लेफ्ट की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या टूटने की कगार पर है महागठबंधन। राजेश राम ने क्यों खेला दलित कार्ड, लेफ्ट वर्सेस वीआईपी का इस पूरे महामुकाबले में महागठबंधन में आखिरकार रोल क्या है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से नवल शर्मा और बीजेपी से मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से पंकज यादव और वीआईपी से प्रिया सिंह जी जुड़ रही हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल पंकज यादव जी आपसे, 9 सीटों पर महागठबंधन के 2-2 प्रत्याशी, जेएमएम आपसे अलग हो चुकी है, 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी, यानी कि 6 सीटों पर वो भी दावेदारी ठोकेगी महागठबंधन के ही किसी प्रत्याशी के खिलाफ। ये सब कुछ क्या चल रहा है महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में आज भी कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को आकांक्षाएं दिक्कत जो नहीं है? बोलते हैं ना, जिसको आकांक्षाएं बहुत, हेलो, आप बता रहे हैं दिक्कत नहीं है महागठबंधन में? लोगों की अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीजें है ना, विड्रॉ हो जाएगी। अभी 20 तारीख तक डेट है, तो 20 तारीख तक ये चीजें हो जाएगी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और महागठबंधन, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारा कोई लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार और बिहारियत की लड़ाई है। पूरे बिहार की जो 20 साल में बदहाली जो देख रहे थे, बनवा मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बिहार को बेहाल कर देना, वो बेहाली की लड़ाई जो युवा लड़ रहे हैं, महिला लड़ रही है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और सारे लोग जो बिहार की परिस्थितियां बन गई है, उसकी लड़ाई है। वो जब जनता कहते हैं ना कि आज जो एनडीए गठबंधन को 2-2 लड़ाई लड़नी पड़ी, मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हर एक चीजों पे चर्चाएं तो हो रही है, मगर आप देखिए आम जनता आज जो बदहाली है 20 साल से 11 साल से केंद्र में है, और जो बिहार की हालत हो गई है, आप समझिए कि ये स्थितियां की हालत पर आ जाएंगे। पहले कांग्रेस की हालत पर थोड़ा सी बात कर ले। जी जी, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, कि 20 तारीख अब हाँ वो सही इंकलाब होगा। ये इंकलाब किसके खिलाफ कर रहे हैं राजेश राम जी? सही है, नहीं ये इसमें कहीं कोई बात नहीं। वो अपनी भावनाओं को अगर एक्स पे रखा है, वो चीजें है, वो लगातार भावनाएं किसके खिलाफ हैं? वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ है, किसी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ है। इंकलाब का जो नारा बुलंद कर रहे हैं, किसके खिलाफ करेंगे इंकलाब? नहीं, वो आज जो जिस तरह से बातें कर रहे हैं लोग, जो खासकर एनडीए में बैठे हैं, और जो चीजें मौका आप दे रहे हैं ना, लोगों में दिखा रहे हैं। इससे पहले कोई एक ऐसे इलेक्शन का उदाहरण दीजिए कि पहले फेज का नामांकन हो चुका है, दूसरे फेज का नामांकन जारी है और खत्म भी होने वाला है 1-2 दिन में, वो भी 20 तारीख को वो भी खत्म हो जाएगा, और अभी तक सीटें तय नहीं है। सीटें छोड़िए, जो प्रत्याशी एक सीट से 2-2 प्रत्याशी दावेदारी ठोक रहे हैं, अलग से इस्तीफे हो रहे हैं कांग्रेस में। इस तरह की स्थिति आपने किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे चुनाव में देखी हो तो बताइएगा। नहीं, देखिए वही हम बोल रहे हैं कि ये आकांक्षाओं की लड़ाई है। सब लोग अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, ये संगठन में देखिए 6 लोग हैं, 6 अलग अलग लोगों की मेंटेलिटी, सोच है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो मेंटेन हो जाएगा। 20 तारीख तक है समय, अभी कब तक एक प्लेटफॉर्म पर आएगा पूरा महागठबंधन? आपको अभी जानकारी शायद हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम। जेएमएम ने 6 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है महागठबंधन से, हम भी सुन रहे थे। अच्छा, मगर बात हो गई, अभी है 20 तारीख तक समय है, बहुत समय है। उतने में हम लोग देखिए, इस अभी तक जो इन लोगों ने कहा, ये इनकी देखिए ना, नीतीश जी के बारे में क्या हो रहा है, नेतृत्व को लेके बारे में, हमारे नेतृत्व की बात हो रही है। तो भाई आज भी तो अमित शाह ने कहा कि हम नीतीश जी की बात, अमित शाह पर चले गए, आप नीतीश कुमार पर चले गए। पहले कम से कम वो सीटें तय किए हुए हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम तय हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में डेरा डाले हुए हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहां पर। नवल जी, महागठबंधन की इस हालत पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस की खासकर इस हालत पर मुझसे, मैंने तो कभी
अपने करियर में इतनी लाचार कांग्रेस कभी नहीं देखी? जी जी, देखिए संतोष जी, दूसरे के घर में ताक झांक करने की मेरी आदत नहीं रही है। इसलिए आज मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा होने के बजाय बिहार के एक आम नागरिक की हैसियत से बात करना पसंद करूंगा। आपने बिल्कुल सही बताया कि अलायंस की राजनीति में ये नई अनहोनी हो रही है बिहार के महागठबंधन में। जो जहां सीटों का मसला होना चाहिए था, वो सीट के बदले अब हीट का माहौल है। सारे दल एक दूसरे पर भड़के हुए हैं। जहां कैंपेन चलना चाहिए था, वहां कंप्लेन हो रहा है। देखिए, न नेता अलग अलग, चेहरा कोई नहीं और कोई एजेंडा नहीं, भरोसा कहीं नहीं। अब जरा सोचिए कि अगर चुनाव का रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन के नेता किसको बधाई देंगे और किसके हार पर मातम मनाएंगे। तो नॉमिनेशन के दिन ही वर्चुअली इनका नामो निशान मिट गया। ये आधी लड़ाई क्या पूरी लड़ाई नॉमिनेशन के दिन ही हार है। 9 सीटों पर इनके प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जहां एक दूसरे के कंधे पर जिताने की जिम्मेवारी थी, अब एक दूसरे की जमानत बांटने में लगे हैं। नवल जी, अब ये मामला 10 तक पहुंच गया है। फिलहाल तो 10 सीटों पर आमने सामने हो रही है। हाँ, बताइए। तो खैर, मुझे 9 तक की जानकारी थी, आपने संख्या बढ़ा दी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच का समन्वय। देखिए, समस्या कहां छिपी है। कांग्रेस अपना पुनर्जीवन चाह रही है, कांग्रेस अपना पुनरुत्थान चाह रही है, लेकिन उसके लिए राजद का वो कब्र खोद रही है, वो राजद का विसर्जन कर रही है। अपने पुनर्जीवन के लिए राजद का विसर्जन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि हमारे सारे वोट बैंक को कांग्रेस ने ही हड़प लिया है। तो इनके सारे दलों के बीच में तारापुर में देखिए कि मुकेश सहनी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। तो ये गठबंधन का ऐसा स्वरूप है कि देखिए, अलायंस की राजनीति में कम से कम कोई नीति और सिद्धांत का एक न्यूनतम तकाजा होना चाहिए, नहीं तो जनता के सामने वोट मांगने की नैतिकता आपके पास कैसे बचे। जनता देख रही है, ये लोग बताते हैं कि विपक्ष आलोचना करता है, चीजें साफ हैं, साफ साफ दिख रही हैं कि आपके यहाँ ना कोई नीति है, न नेतृत्व है, केवल कुर्सी के लिए संघर्ष है। तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है और अभी तक आप कोई सीएम का चेहरा नहीं तय कर पाए हैं, तो बिहार की जनता आप पर क्यों भरोसा करे। राजेश राम जी दलित नेता हैं और उनके साथ जिस तरह कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने मारपीट किया, उसे सारे लोगों ने देखा। राजेश राम जी की पीड़ा यूं ही नहीं छलक रही है। तो मुकेश सहनी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला तो इनके कार्यकर्ताओं में आपस में कैसी मारपीट हुई देखिए। तो जहां गठबंधन के सहयोगियों के बीच में आपस में विश्वास का इतना ज्यादा अभाव हो, कोई सहयोगी एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, तो बिहार की जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी, इसका जवाब दीजिए। प्रिया जी, जवाब दीजिए। बिहार की जनता आप पर विश्वास कैसे करे जब आप में, आपके गठबंधन में, आपके घटक दलों में ही विश्वास नहीं है, और आपकी जो 60 सीटों की डिमांड और डिप्टी सीएम पद की जो डिमांड थी शुरुआत में, वो बाद में 40 सीट और डिप्टी सीएम, फिर वो 15 सीट और डिप्टी सीएम तक पहुंच गई। क्या डिप्टी सीएम का पद भी मिल रहा है आपको, या अभी भी गुमराह या अंधेरे में रखा जा रहा है आपको? जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक महागठबंधन में हैं और हम लोग एक परिवार की तरह हैं, और हमारे बीच में कहीं भी कोई भी ऐसा घमासान जैसे ये एनडीए की तरफ से बताया जा रहा है, नौटंकी दल एकेडमी की तरफ से, इन लोगों का तरफ से क्या बताया जा रहा है, यही रहता है वो कि तो नजर आ रहा है। आप बता दीजिए, यहां पर बैठ के कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? नॉमिनेशन हो गया ना पहले फेज का, आप बता दीजिए, अभी भी स्थिति साफ कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। आप नहीं, जैसा कि आप लोगों ने बोला, जैसा कि नेशनल दल एकेडमी जो है, जो हमारा नौटंकी दल एकेडमी जो है, जो जनता जान रही है, इन लोगों का लगातार ये मंसूबा रहता है कि हमारे महागठबंधन में क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू ये लोग जानने में लगे रहते हैं। तो मैं इन लोगों को एक काम दिया, हमारा महागठबंधन, इन लोगों को काम दिया गया है कि इन लोगों को कुछ काम मिले, इसलिए ये लोग हम पे नजर हमेशा बना के रखते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा, मैं घटना याद दिला दूं कि तेजस्वी यादव जी और हमारे जो आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर पे बैठ करके वो मछली खा रहे थे, तो उनकी हड्डी इन लोगों को अटक रही थी। हर बात पे इन लोगों को मिर्ची लगती है, तो मिर्ची जब लगी तो अच्छे से लगी। नहीं, सुनिए, आज के चुनाव में स्थिति आपकी मैं बता रही हूँ, पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे तो आप मछली, नहीं, मैं वही बता रही हूँ। और ये एनडीए का जो नामकरण आपने कर दिया, बीजेपी का जो नामकरण कर दिया, यही चीजें लेकर जनता के बीच में जाएंगी या कैंडिडेट का चेहरा भी दिखाएंगी
कि ये कैंडिडेट रहा मैं हमारा। बता रही हूँ ये तो झूठी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। तो इन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ। तो इनका क्या है कि ये कंटिन्यू हम पर नजर बनाए रखती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों को हमने काम दिया है। हो सकता है कि हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हो सकता है इनको हम उलझा के रखे हो कि हमारी कौन से कैंडिडेट किस सीट पे लड़ेंगे। हम लोगों की कांग्रेस किसके खिलाफ लड़ रही है, हमारा वीआईपी इनको किसके डिस्क्लोज खिलाफ नहीं लड़ेगा, करना चाह रहे, आरजेडी आप किसके पब्लिक खिलाफ को लड़ेगा, डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। जी पब्लिक से वोट चाहिए ना, उनको तो चेहरा बताना पड़ेगा जी, कि ये बिल्कुल चेहरा सही रहा, बात है। इस चेहरे पर जी, आपको वोट बिल्कुल। देना है और इस छाप पर वोट देना है। ये तो हाँ। क्लियर कीजिएगा ना। जी मैं ये गजब रणनीति बना रही हैं बिल्कुल आप। सही बात है, लेकिन आप नहीं बिल्कुल मैं बता रही हूँ। देखिए हमारी पार्टी जो हमारा महागठबंधन है आपसी सहमति से ही सारा काम कर रहा है और बहुत जल्दी हम डिस्क्लोज करेंगे। मनीष जी, चीजों को हम लोग ये जो सामने आपसी इसलिए नहीं रख रहे सहमति हैं। और जो जी। नई रणनीति जो इससे पहले हमने किसी चुनाव में नहीं देखी कि नॉमिनेशन निकल गए और चेहरा दिखाना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, भले ही नॉमिनेशन हो या ना हो, यह रणनीति आपने कहीं देखी? ये तो महागठबंधन गजब की रणनीति लेकर आया, गजब का सूत्र लेकर आया इस बार। संतोष जी कई दिनों से ये इन इसलिए विषयों पर किया जा चर्चा रहा है, हो मैं रही बोलना चाहूंगी हो इसीलिए सकता है कि ये मैं- लोग अब ईसीआई के आप- साथ आप- मिल करके जी। मान्यता नहीं प्रिया जी अब अपने समय ऐसा में ना हो कि ये बोलिएगा। लोग नॉमिनेशन अच्छा रद्द कर विषय। दे। इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही है। प्रिया जी कमाल ये हम करती हैं लोगों आप, ने नॉमिनेशन इसलिए ये इनके हाथ में नहीं रणनीति होता, बनाई है। इलेक्शन कमीशन जी। के हाथ में होता है वो। ठीक है मनीष जी, आपका समय शुरू हो रहा है। देखिए मैं ये कहना उसी की चाह रहा बात था कर रही संतोष जी हूँ। के लगातार जिनकी कई दिनों सरकार से है, उनके महागठबंधन हाथ में की जो सारी चीजें हैं। सिर मैं आपको पटौल हो जानकारी रही दे है दूं। उस पर आज हम जितने सभी भी लोग लोग चर्चा हैं, कर जितनी रहे जनता है, वो हैं, इस लेकिन चीज से आज का जो वाकिफ है। विषय और है मैं मुख्य चुप रूप नहीं से बैठूंगी, मैं जनता आज तक का ये जो बात विषय है बताऊंगी। भाई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना राजेश जी, कौन है भाई? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो क्या कह रहे हैं भाई दलित झुकेगा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आज पैनल में बैठे हमारे सारे विपक्षी पंकज जी से, प्रिया जी से कि भाई आखिर में कौन झुकाने का प्रयास कर रहा है उस दलित को? विषय तो इस पे चर्चा होना चाहिए संतोष जी, बहुत केंद्रित होकर कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं वह लिख रहे हैं कि दलित झुकेगा नहीं, कौन झुका रहा है उनको? इसकी तो खोजबीन होनी चाहिए ना। यह बड़ा सीरियस मामला है, बड़ा गंभीर मामला है कि आखिर में बिहार के दलित को कौन झुका रहा है और क्यों वह कह रहा है कि अब इनकलाब होगा। तो इनकलाब क्यों होगा और किससे होगा इनकलाब? यह देखिए हल्का विषय नहीं है, हम इधर उधर भटक नहीं सकते। हम सीधा सीधी पूरे डिबेट में राजेश जी पर केंद्रित रहना चाहते हैं कि भाई इनकलाब की बात राजेश जी क्यों करें, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक दलित को आखिर में यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, वह किससे पीड़ित है, उसका शोषण कौन कर रहा है? आज मैं समझता हूं यह न्याय तो कम से कम 20 मिनट के आपके डिबेट में संतोष जी निकल कर जरूर आना चाहिए। और फिर जय बापू कांग्रेस के संस्थापकों में मतलब रहे हैं, जय भीम जिन्होंने संविधान बनाया, जय संविधान और जय कांग्रेस, इसकी बात करें। आज उनको राजेश जी को आज जो है बापू की याद आ रही है, अंबेडकर की याद आ रही है, संविधान की याद आ रही है। आखिर में क्यों बिहार का दलित पीसा जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय। मैं इससे ज्यादा इससे बाहर जाना ही नहीं चाहता संतोष जी आज। और मुझे लगता है कि जो पंकज जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको यहां बैठकर बताना चाहिए कि आखिर में राजेश राम जो दलित समाज से आते हैं तो उनको झुकाने की कोशिश कौन कर रहा है, बताइए। मैं पूरा समय पंकज जी पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद रमाकांत जी के पास जा रहा हूं मैं। पंकज जी, कौन झुका रहा है? जी राजेश राम को, दलित को कौन झुकाने की कोशिश कर रहा है? हम तो नहीं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई को अगर परेशानी है तो इनके पास सीबीआई और ईडी है तो इनको भेज देना चाहिए था। और ये चीजें जो आज उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी लिख रहे थे तो उस पर चर्चा नहीं की है, उस पर भी चर्चा कर लेते। इधर आपको जो बोल रहे थे मांझी जी और चिराग पासवान जो ट्विटर पे लिख रहे थे, ये आपका जवाब है पंकज जी? दलित को बिहार में कौन झुकाने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपका जवाब ये है कि ईडी सीबीआई और फलाना ढिमकाना? नहीं हम सुन तो लीजिए, पहले मेरे बात तो सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था, इंकलाब किसके खिलाफ करेंगे? बिहारियत की लड़ाई है, बिहार की जनता की लड़ाई है।
हमारा लड़ाई तो नहीं है। राजेश राम जी हम बिहार से हैं। हैं। जानना ये चाहता हम हूं। लोगों की कोई ऐसी बात मनीष ही जी, नहीं है। एक मिनट महागठबंधन शांत के ये रहिएगा। कृतज्ञ है। पंकज जी। महागठबंधन की जिम्मेवारी है कि बिहार की जनता को 20 साल की ये मुक्ति चाहिए, और ये हमारा उल्टा हो पंकज ही जी नहीं ये सकता। बताइएगा, हम सबसे जनता पहले के ये लिए लड़ रहे हैं, बताइएगा, और जनता राजेश की राम जी लड़ाई बिहार लड़ से रहे ही हैं। है ना, और जिस सीट हम पर तो बोल आरजेडी रहे हैं अब ना, दावेदारी वही बात करने कर की रहे हैं। कोशिश कर रही है, वहां से 2 बार के विधायक भी हैं, तो फिर दलित को दबाने की कोशिश हाँ, कौन हम कर तो रहा बोल है? रहे हैं, कह रहे हैं ना कि 20 तारीख तक, आपको पहले भी बताया मैं कि 20 तारीख तक सारी चीजों को हम लोग समाधान कर लेंगे। नहीं, कहीं कोई ये मामला विषय नहीं नहीं है। है। आज के डिबेट का संतोष ये विषय है इच्छा नहीं। होती है, चीजें होती है। मैं सीधा इससे सीधी पहले बात भी हो है, रहा था दलित ना, जदयू में को 9 लोगों का झुकाने की नॉमिनेशन हुआ कोशिश था कर ना, रहा है। चिराग पासवान ने किया ठीक है, था ना। रमाकांत जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। रमाकांत जी, बिहार में खासकर महागठबंधन की जो राजनीति चल रही है, घटनाएं हो रही है, राजेश राम जी का पोस्ट 10 सीटों पर महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई, जेएमएम का अलग हो जाना, 6 सीटों पर अलग ताल ठोक देना, महागठबंधन किस दिशा में जा रहा है, और महागठबंधन जैसा शब्द अब इस गठबंधन के लिए ठीक भी है कहना या नहीं? मेरी बातें पूरी नहीं हुई थी संतोष जी, फिर तो मुझे और समय आपको देना पड़ेगा। आऊंगा मनीष जी, मैंने आऊंगा मनीष जी, आऊंगा मैंने आपके तो पास। छोटा सा विषय रखा था जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। हाँ मनीष जी, आऊंगा आपके पास। और संघर्ष भी एक दिन में नहीं होते हैं। मैं बताऊंगा कि महागठबंधन जिस दिन पटरी पर डिरेल हुई थी, वो पहला बयान था मुकेश सहनी जी का, जब उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, महागठबंधन बीमार है, इलाज करने के लिए जा रहा हूं। दूसरा बयान उसकी प्रकाष्ठा ये हुई कि एक दलित नेता राजेश राम जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि वो प्रिया जी, प्रिया जी, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, प्लीज कम से कम उनको सुन लें। हाँ तो वो एक दलित नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि दलित झुकेगा नहीं और इनकलाब वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूं कि महागठबंधन को सेंटर तो करना चाहिए। अगर आप सम्राट चौधरी को हराना चाहते हैं तो वहां से अरुण यादव जी भी हैं और वहां से सकलदेव जी भी को रखा कर रहे हैं। अगर आप राजेश जी को जिताना चाहते हैं तो वहां से सुरेश पासवान जी को रखे हुए हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? किसे हराना चाहते हैं और किसे जिताना चाहते हैं? हर जगह अपना ये दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एनडीए का तो भागलपुर में शाश्वत को बैठाया गया, पटना साहब में शिशिर को बैठाया गया। तो एक रणनीति होती है। ये मुझे पता है कि एनडीए में ज्यादा गांठें थी बनस्पत की महागठबंधन में, लेकिन एनडीए ने कमरे के अंदर सुलझा लिया, और कमरे के अंदर क्या किया वो जनता ने नहीं देखी। लेकिन जनता ये लगातार देख रही है कि ये कैसे लड़ रहे हैं और कहां कहां लड़ रहे हैं। वैशाली, बछवाड़ा, गौड़ाबराम, कहां हम करेंगे। तेजस्वी जी को मालूम है कि मुकेश सहनी के भाई को लड़ना है गौड़ाबराम, तो फिर वहां से दूसरा उम्मीदवार कैसे कर लिया? या इसका मतलब आप उसे हराना चाहते हैं? तो ये चीजें जो है महागठबंधन में स्पष्ट नहीं हुई, जिस स्पष्टता के साथ ये दबाव की राजनीति भी तो हो सकती है कि आप सीटों पर नीचे आइए, आपकी सीट से हम अपना प्रत्याशी वापस ले लेंगे। तो क्या दीदी, तो क्या दबाव की राजनीति एनडीए के भीतर नहीं हुई? लेकिन वो अगली सीन सामने नहीं आया। और दूसरी बात कि ये लोग प्रोग्राम को जिस तरह से बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए के पीछे चलते जा रहे हैं। आज सारे के सारे भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो पूरे दुनिया में, यहाँ पूरे बिहार में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बन गया है, और अभी तक न राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बना है, न अन्य जो सीएम जो कांग्रेस के उनका कार्यक्रम बना है। तो ये स्ट्रेटजी बाइज अगर आप आगे नहीं बढ़िएगा तो एनडीए को हराना मुश्किल है। अभी भी समय है। अभी ठीक है नवल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जाइए तो आपस में समझौता करके आप लड़ सकते हैं और अच्छी फाइट दे सकते हैं। ठीक, नवल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये क्या तेजस्वी यादव अनमेच्योर जैसा बिहेव कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो बना दिए गए, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को साथ लेकर कोऑर्डिनेशन तो नजर ही नहीं आ रहा। दूसरा, 2020 में जो तेजस्वी यादव का चेहरा इतना बखान किया गया महागठबंधन की ओर से, कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस तो अब तक उनके चेहरे का बखान करती हुई आ रही है, वो दांव उल्टा नहीं पड़ गया? बिल्कुल बिल्कुल, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। देखिए, होता है क्या कि बिना संघर्ष के जब वंशवाद की थाली में बैठे बैठाए आपको राजनीति परोस कर दे दी जाती है, तो आप कुछ इसी तरह की हरकतें करते हैं। और वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं और वही तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं। इन दोनों में राजनीतिक परिपक्वता अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है, जिसकी ओर मनीष पांडे जी ने इशारा किया, कि राजेश राम जी बिहार के एक दलित चेहरे हैं, और एक दलित के साथ महागठबंधन में एक दलित समाज के महत्वपूर्ण नेता, महत्वपूर्ण चेहरे के साथ महागठबंधन में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आपने देखा होगा
कि इनकी सीट पर अभी सुरेश पासवान को इन लोगों ने खड़ा कर दिया। तो दलितों को देखने का महागठबंधन का नजरिया यही है। जब टिकट वितरण में आप लोग दलितों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अति पिछड़ों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो जब बिहार में दैव योग से जिसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो फिर आप दलितों के प्रति क्या जुल्म ढाइएगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, देहात में कहावत प्रचलित है संतोष जी कि मुंह में राम बगल में छुड़ी, अब अपलखत पाऊं तो काटू मुड़िए। अरे सुनिए ना, ये आप पहली बार आई है डिबेट में ना, सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। संतोष जी चुप कराइए इनको। प्रिया जी अपने समय पर, प्रिया जी मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी, मेरी डिबेट में इस तरह से शोर शराबा नहीं होता। मेरे यहाँ जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो शांति से अपनी बात को रखते हैं। जी नवल जी। तो संतोष जी, मैं ये बता रहा था कि गांव देहात में कहावत प्रचलित है कि मुंह में राम बगल में छुड़ी, पलखत पाऊं तो काटू मूड़ी। तो महागठबंधन के सारे सहयोगियों की वही, सारे लोग हाथ में खंजर लेकर एक दूसरे में अरे शांत हो जाइए बहन जी, शांत हो जाइए, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। अविश्वास का आलम ऐसा है, आज तक बिहार की राजनीति में आजादी के बाद गठबंधन अलायंस की राजनीति में अविश्वास की ऐसी पराकाष्ठा कहीं नहीं देखी गई थी। तो जरा सोचिए कि जब जनता के सामने ये लोग जाएंगे तो कैसे नजरें मिलाएंगे। तो लड़ाई तो लगभग ये हार चुके हैं, अब इनके पास केवल औपचारिकता मात्र बचा है। और चुनावी जंग में अब इनके पास जाने का न तो कोई नैतिक बल बचा और न गठबंधन का बल बचा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की महत्वाकांक्षा की टकराहट। इन दोनों की महत्वाकांक्षा की टकराहट और मुकेश सहनी जैसे गठबंधन सहयोगियों की हार्ड बार्गेनिंग ने महागठबंधन की स्थिति बेहद ही दयनीय बना दी है और ये लोग अब हास्य का पात्र बन। प्रिया जी अब रिएक्ट कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे आप? मुकेश जी मुकेश सहनी जी के बारे में बोलने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को इतनी मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि आप नहीं चाहते कि अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने। आप लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि संघर्ष करके कोई इतना कैसे उठ सकता है। थोड़ी सीटें मांग रही है जो ये नहीं चाहेंगे। आप जिनसे सीटें मांग रही है वो आपको सीटें नहीं दे रहे। आप सीधे कहीं तेजस्वी यादव नहीं करना चाह रहे। ये लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं। नहीं, हमारे महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात रही राजेश राम जी की, ये हमारे परिवार का हिस्सा है और हम लोग जितने भी हमारे घटक दल हैं मिल करके फैसला लेंगे। ये अभी तक 20 वर्षों से इन्होंने जो भी काम किया, जो भी कार्य किया है, पूरी जनता देख रही है और जनता ने देखा है। युवाओं को अब आप लोग झुंझुना मत दिखाइए, सबको पता है। महागठबंधन में अभी काम पर कोई बात चल रही है? महागठबंधन में सिर्फ बात ये चल रही है कि डिप्टी सीएम का पद मुझे मिलेगा या कांग्रेस के पाले में जाएगा, सीटें मुझे ज्यादा मिलेंगी या कांग्रेस के पाले में ज्यादा जाएंगी। उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आप देख ही रहे, वो कह रहे हैं कि दलितों को दबाने की कोशिश हो रही है और आप इनके काम पर चले जा रहे हैं। कम से कम गठबंधन में ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अगर उन्होंने ऐसे शब्द लिखे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं को लिखा है और अब हर कोई लोकतंत्र में अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश किसने की, किस पार्टी ने की? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस में उन्हें दबाया जा रहा है, आरजेडी उन्हें दबा रही है। किसने दबाया उन्हें? उन्होंने आपको बताया, उन्होंने आपको लिख कर दिया है कि मैं किसी पार्टी पे व्यंग कर रहा हूं। उन्होंने लिख करके दिया आपको। बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को कोई काम नहीं है क्योंकि ये लोग बड़का झूठा दल है। मनीष जी देखिए, मैं चाहूंगा कि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया तो मुझे भी कोई डिस्टर्ब न करे। और पहले राउंड में मैंने बहुत कम समय लिया था, प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे। जी। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो गौर से देखिएगा। इस प्रकार से अपने नाक की गंदगी जो है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीठ पर राहुल गांधी पोंछ रहे हैं। देखिए इसको, ये दलितों का सम्मान है कांग्रेस पार्टी में, देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसको, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात पे दूसरे विषय पे मैं आता हूँ। सुन लीजिए, बीच में देखिए। ऐसा प्रिया जी, आप बहुत स्मार्ट प्रवक्ता हैं, इस तरह से बीच में दूसरे के टाइम में डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब ये गाली गलौज अरे सुन लीजिए, मैं अभी अति पिछड़ा का डिफिनेशन दे रहा हूं, आप मुझे समझाइए मत। देखिए, अभी गाली गलौज यात्रा में मुझे याद है जब भाई मुकेश सहनी जी ने कहा था कि यह संविधान की ताकत है, यह वोट की ताकत है कि एक अति पिछड़ा जो है वह बिहार का मंत्री बना। मैं प्रिया जी को समझा दूं
कि जब उनके पीठ में खंजर घोंपा गया था ना, प्रिया, हाँ जी प्रिया जी, जब उनके पीठ में खंजर घोंपा गया था ना, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाकर अपने कोटे से सीट दी थी। और जब उस क्षेत्र की जनता ने मुकेश सहनी को नकार दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से उनको एमएलसी बनाया। और उसके बाद उसी अति पिछड़ा के बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से बिहार का मंत्री भी बनाया था। यह भूलिए मत। इसीलिए अति पिछड़ा का जो बात आप कह रही है ना, उसको अति पिछड़ा का सम्मान इसी एनडीए की सरकार ने किया है, चाहे नीतीश कुमार जी हो और या नरेंद्र मोदी जी हो। लेकिन मैं बता दूं इस पैनल को, इस डिबेट के माध्यम से आपके दर्शकों को भी, अब आप मेरे पास देखिए समय की कमी है, स्मार्ट मत बनिए, बात कीजिएगा, उसके बाद रमाकांत जी के पास जा रहा हूं। इतना स्मार्ट मत बनिए। प्रिया जी की आवाज डाउन की जाए, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए, ये गलत तरीका है प्रिया जी की आवाज डाउन कर। हाँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आखिर में वो कौन लोग हैं संतोष जी। अगर आप डिबेट करते हैं तो डिबेट के निचोड़ में निश्चित रूप से यह बात आना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो लोग दलितों का दोहन कर रहे हैं, दलितों को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं तो लगातार पूरी डिबेट में यही सवाल पूछता रहा, लेकिन पंकज जी बहुत स्मार्टली निकल जा रहे हैं उस सवाल से। रमाकांत जी, मेरे पास समय कम है, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा जल्दी से। जी दरअसल जहां तक मुझे लगता है कि महागठबंधन अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पा रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे किसके अगेंस्ट खड़ा होना है और किसके अगेंस्ट जीत दर्ज करनी है। और ये कहीं न कहीं चूक इसलिए भी हुई है कि सीट के हिस्सेदारी में देरी हुई, सीट पे उम्मीदवार देने में देरी हुई और सबके महत्वाकांक्षा को पूरा करने में देरी हुई। और दूसरी तरफ एनडीए जो है सबकी महत्वाकांक्षा को भी लिया, सबके जो लड़ाई हो रही थी आपस में उसको भी सुलझाया और अपना एक नया चेहरा जो भी हो वो दिखाया। ठीक है पंकज जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा, मेरे पास 30 सेकंड है बस। नहीं, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि दलित प्रेम, तो दलित प्रेम उस समय कहा गया जब रामविलास जी के घर से रामविलास जी की मूर्ति, अम्बेडकर जी की मूर्ति को कबाड़ के फेंक दिया गया था। तब कहा था रामविलास जी के पार्टी के दूर टुकड़े कराए थे। बात अभी दबेगा नहीं, ये किसकी तरफ इशारा था? लगभग 7 लोग नहीं वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए चुनाव एक्सप्रेस मेरे साथ।